नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ईरान ने न्योता दिया था नरेंद्र मोदी जी को कि आयतुल्लाह खामनेई साहब का जो वहां पे संस्कार किया जा रहा है उसमें शामिल हों। तभी मैंने एक शॉर्ट्स बनाकर सवाल पूछा था कि क्या नरेंद्र मोदी जाएंगे। मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या अमेरिका और इजराइल को नाराज करके नरेंद्र मोदी ईरान जा पाएंगे, और अब ये जवाब आ गया है कि नरेंद्र मोदी जी ईरान नहीं जाएंगे। अभी वो सेशल्स गए थे, वहां करोड़ों रुपए देकर आए हैं, दोस्ती वोस्ती की बात करके आए हैं। सेशल्स में दरअसल उसके नक्शे को आप देखेंगे तो अफ्रीका के करीब है वो, और चाहते थे कि इस आइलैंड में एक भारत का बेस हो जाए। 2015 में भी कोशिश की गई थी, लेकिन सेशल्स की गवर्नमेंट और वहां की जनता ने मना कर दिया था। इस बार भी उस तरह की कोशिश करके आए हैं और लगता नहीं है कि वहां बहुत कुछ मिला है। हाँ, एक बात आपको बता दूं कि सेशल्स जो है वो ब्लैक मनी का, जो शेल कंपनियां होती हैं, उनका स्वर्ग है। और एक बार अदानी जी का नाम आ चुका है, सेशल्स से जुड़ चुका है अदानी जी का नाम। आगे कोई प्लानिंग हो तो हम नहीं जानते, लेकिन अदानी और इजराइल और अमेरिका के आगे जो नरेंद्र मोदी नहीं सोच पा रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। मैं ईरान वाले मसले पर और बात करूं उसके पहले आपको एक खबर बताता हूं, जो खबर दब जाएगी, जिस पर बात नहीं होगी। दरअसल मेरी एक आदत है कि जब भी मैं अखबार पलटता हूं तो जो हेडलाइंस होती हैं उन पर कोई खास ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो सब तो पहले से ही सोशल मीडिया और बाकी सब जगहों पर आ चुकी होती है। जो कोने में छोटी खबरें होती हैं उन पर मेरा ध्यान जाता है, क्योंकि जरूरी खबरों को आजकल कोने की छोटी खबरों में दबा दिया जाता है। मेरे हाथ में है इंडियन एक्सप्रेस, पेज नंबर 19, और सबसे ऊपर सबसे कोने में ब्रीफली यानी संक्षेप में यानी शॉर्ट में खबरें दी जाती हैं, और उसमें बताया गया है कि भारत का जो विदेशी कर्जा है, एक्सटर्नल डेट है, वो $763 बिलियन हो गया है। 763 बिलियन डॉलर हमारे ऊपर कर्जा हो गया है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो एक साल में 26.3 बिलियन डॉलर कर्जा हमारे ऊपर बढ़ चुका है। अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो कुछ खास नहीं करना है, कैलकुलेटर लीजिए, पहले इसको 93, 94 से कैलकुलेट कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए ताकि आपको पता चले कितने रुपए हैं, और उसके बाद बिलियन लगाते चले जाइए। ना समझ में आए तो गूगल पर लिखिए इतना बिलियन कितना रुपया, आपको मिल जाएगा कि कैसे वो जीरो गिनना भी मुश्किल हो गया है। भारत की इकोनॉमी कहां है आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं कई वीडियोस कर चुका हूं, नए सिरे से बताने की जरूरत नहीं है। अब इन हालात में नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला किया कि वो ईरान के बुलावे पर नहीं जाएंगे। और जाएगा कौन? बिहार के राज्यपाल हैं सैयद अता हसनैन साहब, वो जाएंगे, और एक डिप्टी मिनिस्टर, जूनियर मिनिस्टर जाएंगे, जो राज्य मंत्री हैं गृह मंत्रालय में, वो जाएंगे, जिनका नाम शायद देश में गिने चुने लोग जानते होंगे, उनके इलाके के लोग जानते होंगे, बाकी तो कोई नहीं जानता। इसका मतलब है कि आप विदेश मंत्री लेवल के भी मिनिस्टर को ईरान नहीं भेज रहे हैं, जबकि मौका है ईरान के सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार का, जिसमें पूरी दुनिया के लीडर शामिल हो रहे हैं। दरअसल ईरान ने जिस तरह से सारी दुनिया के लीडर्स को बुलाया है, ईरान ये टेस्ट करना चाहता है कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दोस्त नहीं है। और जब नरेंद्र मोदी जी ये फैसला कर चुके हैं कि वो सेशल्स जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, इस साल के आखिर में जाएंगे अमेरिका और कहां कहां जाएंगे, लेकिन ईरान नहीं जाएंगे। वार शुरू होने से पहले इजराइल पहुंच जाएंगे, यूएई चले जाएंगे, बाकी सब जगह चले जाएंगे, लेकिन ईरान नहीं जाएंगे। जब ये फैसला कर लिया है नरेंद्र मोदी ने, तो ईरान के सामने ये बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी इजराइल और अमेरिका के असर में हैं, और इसी असर की वजह से वो ईरान नहीं आ रहे हैं। और ईरान के सामने बहुत क्लियर है कि कम से कम ये गवर्नमेंट जो भारत की है उसको दोस्त मुल्क नहीं कहा जा सकता। ये कहते हुए मुझे बुरा लग रहा है, मुझे खराब लग रहा है, क्योंकि ईरान से हमारे रिश्ते रहे हैं। खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जा रहे हैं। खबर यह आई है कि और भी कई मुल्कों के बेहद जिम्मेदार जो लीडर्स हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ईरान नहीं जाएंगे। जाने पर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लग सकता है। और आप देखिए, कल को अगर वहां के सुप्रीम लीडर वाकई डोनाल्ड ट्रंप को बुला दें, एक चिट्ठी लिख दे,
क्योंकि अब तक तो खामनेई साहब जो अब नहीं रहे, उन्होंने कतई ये अलाउ नहीं किया कि अमेरिका का कोई बड़ा लीडर ईरान की धरती पर पैर रखे। आप याद कीजिए, खामनेई साहब मोदी साहब से मिले थे, मोदी साहब ईरान जा चुके हैं, खामनेई साहब चाइना के लीडर से भी मिल चुके हैं, दुनिया के तमाम लीडर से वो मिल चुके हैं। खुद तो कहीं नहीं जाते थे, लेकिन जो ईरान आता था उससे मिलते थे। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं अमेरिका के किसी लीडर से नहीं मिलूंगा, मैं उसे इस लायक नहीं मानता। लेकिन अगर मान लीजिए ईरान अपनी पॉलिसी चेंज करके ट्रंप को बुलाए, तो मेरा दावा है कि ट्रंप भागता हुआ जाएगा और वहां से सुंदर सुंदर तस्वीरें आएंगी ट्रंप की और ईरानी लीडर्स की। उसका मन भी था कि ईरानी लीडर जो साइन करें उसमें वो शामिल हो, और आप देखिए जो एमओयू साइन हुआ है उसमें वो शामिल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे, क्योंकि इजराइल से उनकी दोस्ती को खतरा पड़ सकता है। ये जो इजराइल के साथ आपने दोस्ती इतनी बढ़ाई है, इसने कितना नुकसान किया है। आप कहेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करके आप पॉलिटिकल पर आ गए, सब एक दूसरे से जुड़ा होता है। मैं बताऊंगा कितना नुकसान पहुंचाया है इंटरनेशनली हमको, उसकी कल्पना करना भी आपके लिए मुश्किल है। इजराइल के करीब होते जाने पर बहुत सारे भक्त बहुत उछलते रहते हैं कि अरे इजराइल दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। कुछ ताकतवर देश नहीं है, इजराइल के पास अपना कुछ नहीं है। सारे एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के दिए हुए हैं, सारे फाइटर जेट्स जो है वो अमेरिका के दिए हुए हैं। ले दे के उनके पास मोसाद है, जो दुनिया भर में जासूसी के लिए जाना जाता है, वो भी ईरान प्रोजेक्ट में पूरी तरह से फेल हुआ है। क्योंकि खामनेई साहब और उनके साथ के लोगों के शहीद होने के बाद भी ईरान की जनता के जिस तरह से सड़क पर आने की उम्मीद थी, वो जनता नहीं आई, और मोसाद का ये सपना टूट गया कि इन लोगों के मारे जाने के बाद ईरान में रजीम चेंज हो जाएगा। कोई रजीम चेंज ईरान में नहीं हुआ, यही हकीकत है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इतना ज्यादा अलाइन कर चुके हैं इजराइल के साथ, ऐसा लगता है कि आप देखिए अभी जो भारत के जज हैं जस्टिस मुरलीधरन के बारे में बता दूं कि आधी रात को उनका ट्रांसफर किया गया था दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली दंगों पर वो बात कर रहे थे, दिल्ली दंगों वाला केस देख रहे थे, और उस मामले में डर था कि कहीं सही आदमी गिरफ्तार ना हो जाए, कहीं सही लोगों के ऊपर निगाह ना पड़ जाए इनकी, कहीं ईमानदारी से फैसला ना हो जाए, क्योंकि उस पर तो राजनीति होनी थी। वही जस्टिस मुरलीधरन यूएनएचआरसी की जो रिपोर्ट बनी है, यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट बनी है, उस रिपोर्ट की अध्यक्षता कर रहे थे। वो जो कमीशन था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और उन्होंने वहां पर जो रिपोर्ट लिखी उससे तहलका मचा हुआ है। उसमें साफ साफ बताया कि इजराइल की सेना गजा के अंदर बच्चों को जानबूझकर निशाना बना रही है। अब आप देखिए, सारी दुनिया इस बात को जानती और मानती है कि गजा के अंदर छोटे बच्चों को, औरतों को, आम शहरियों को निशाना बनाया गया। जस्टिस मुरलीधरन से जब बात हुई तो उन्होंने बहुत डिटेल में कहा कि कम से कम 20,189 फलस्तीनी बच्चे मारे गए हैं और 44,343 44,343 बच्चे घायल हुए हैं। यानी मरने वाले और जो घायल हुए हैं उनको अगर आप मिला दें तो ये संख्या 60,000 से भी ज्यादा हो जाती है। ये सब उन्होंने इस रिपोर्ट में लिखा। जब उनसे बातचीत की गई तो भी उन्होंने बताया, विनीत भल्ला ने इंडियन एक्सप्रेस के लिए बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बहुत भारी और बड़े बमों से हवाई हमले किए गए और बस्तियों पर बम गिराए गए, जिसमें यह तय था कि बच्चे मारे जाएंगे, और दूसरा क्वाडकॉप्टर, ड्रोन और स्नाइपर्स का इस्तेमाल करके सीधे बच्चों को मारा गया। यह थर्मल इमेजिंग कैमरा होता है जो पहचान लेता है सामने निशाना कौन है। इजरायली जानते थे कि सामने निशाने पर छोटे बच्चे हैं और फिर भी बच्चों को निशाना बनाया गया। दरअसल गजा पर मैं इतनी बात कर चुका हूं कि नए सिरे से बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्टिस मुरलीधर ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, जो आप समझ पाएंगे कि क्यों मैं इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं। उन्होंने जो कहा है उसका हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करूं तो वो कह रहे हैं, मैं वास्तव में चाहता हूं कि भारत सरकार अपनी फॉरेन पॉलिसी पर फिर से सोचे। अगर हमारे सामने बहुत सीरियस सबूत मौजूद हैं और फिर भी हम कार्रवाई नहीं करते तो भविष्य में हम खुद को मोरल रूप में सही नहीं ठहरा पाएंगे। दरअसल भारत ने हमेशा दुनिया के सामने खुद को आतंकवाद के शिकार के रूप में, विक्टिम के रूप में पेश किया है। भारत ने दुनिया में हमेशा यह आरोप लगाया है, और काफी हद तक सही आरोप है, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत आरोप है, कि पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियां जो होती हैं उनको
पालता पोसता है, उनको बढ़ावा देता है। हम जानते हैं पंजाब में चाहे वो खालिस्तान वाला आंदोलन हो, चाहे कश्मीर के अंदर आंदोलन हो, दोनों में पाकिस्तान ने मदद की है। हमने दुनिया भर को सबूत दिए हैं और कई बार पाकिस्तान को घेरे में लिया है, ये पुरानी बात है। और ऐसा हम इसलिए कर पाते थे क्योंकि दुनिया में जहां भी आतंकवाद का कोई काम होता था, कोई कार्रवाई होती थी, हम उसकी जम के मजम्मत करते थे। हम हमेशा मजलूमों के साथ खड़े होते थे, हम हमेशा हक की बात करते थे। लेकिन इस बार यह हुआ कि गजा के मसले पर यूरोपियन कंट्रीज तक ने बयान दिया, लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी जबान सिल कर रखी। हिंदुस्तान जब मैं कह रहा हूं तो मेरा जो मतलब है वो हिंदुस्तान की सरकार से है। तो मोदी सरकार ने गजा के मामले पर एक बार भी इजराइल की मजम्मत नहीं की, चाहे कोई सी रिपोर्ट आती रहे। गजा के मसले पर, फलस्तीन की आजादी के मसले पर भारत सरकार, मोदी सरकार पूरी तरह से चुप रही और तकरीबन आप कह सकते हैं जिस तरह से इजराइल जाकर वहां की कनेसेट में, वहां के संसद में यह कहा गया कि हम आपके साथ हैं, उसने यह साबित किया कि वो गजा वाले मामले में भी इजराइल के साथ है। इसका असर क्या पड़ता है? इंडिया हमेशा क्लेम करता है, एक और लेख पढ़ने की मैं सलाह दूंगा, टेलीग्राफ में सुशांत सिंह का एक लेख आया है, डबल ट्रबल, इसको पढ़िएगा। दुनिया में हिंदुस्तान की इज्जत इस बात के लिए रही है कि हिंदुस्तान मोरली हमेशा सही पोजीशन लेता रहा है। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान कहता है कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। गजा के मसले पर अगर आप देखेंगे तो पूरा ग्लोबल साउथ इजराइल के खिलाफ था। साउथ अफ्रीका ने तो बाकायदा आईसीजे में केस किया हुआ है और बहुत सारे एशियाई अफ्रीकन मुल्क जो हैं वो उसके साथ हैं। अगर अगल बगल देख लें तो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, या इस तरह की जितनी कंट्रीज हैं जिनको आप ग्लोबल साउथ कहते हैं, अगर आप चाइना को भी जोड़ना चाहें तो जोड़ लीजिए, ये मोटा मोटी गजा के मामले पर मजम्मत करते रहे हैं इजराइल का और इजराइल के खिलाफ रहे हैं। हिंदुस्तान शायद ग्लोबल साउथ की इकलौती इंपॉर्टेंट कंट्री है, अब युगांडा वगैरह की बात आप छोड़ दीजिए, इकलौती इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसने गजा के मसले पर इजराइल का साथ दिया। इसका मानी क्या है? इसका मानी यह है कि ग्लोबल साउथ के लीडर होने का दावा आप भले करते हैं, लेकिन दरअसल ग्लोबल साउथ इस मसले पर एक तरफ है और आप एक तरफ हैं। तो कतई ग्लोबल साउथ में आपकी लीडरशिप स्थापित नहीं होती है। लीडरशिप तो तब होती जब आप जहां खड़े होते वहीं पूरा ग्लोबल साउथ खड़ा होता। आप इजराइल के साथ खड़े हुए और पूरा ग्लोबल साउथ गजा के साथ खड़ा हुआ। यहां तक कि यूरोप के भी, स्पेन और तमाम सारे मुल्क हैं, आयरलैंड है, और भी कई मुल्कों ने वक्त वक्त पे न केवल बयान दिया बल्कि गजा के साथ खड़े हुए। आप यूएन के अंदर कभी इधर वोट करते रहे, कभी उधर वोट करते रहे, क्लियर स्टैंड कभी नहीं लिया गया। सीधे सरकार से गजा में बच्चों के मारे जाने, औरतों के मारे जाने, शहरियों के मारे जाने पर किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। विपक्ष ने जरूर बयान दिया। सोनिया गांधी का अभी हाल में आर्टिकल आया था, प्रियंका गांधी बयान दे चुकी हैं, कांग्रेस के लोग बयान दे चुके हैं और भी पार्टियों के लोगों ने बयान दिया है, लेकिन भारत सरकार ने कभी गजा के बच्चों के मारे जाने पर कोई बयान नहीं दिया। इसी से आगे बढ़िए आप। आयतुल्लाह खामनेई साहब को शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। चलिए, ईरान और इजराइल की जंग थी, उनको जिसको मारना था मारे, आपस में एक दूसरे को मारे, ठीक बात है। लेकिन एक तीसरी कंट्री होने के चलते और एक ऐसी कंट्री जिसका ईरान से अच्छा खासा रिश्ता रहा है, हमारा सपोर्ट किया है यूनाइटेड नेशंस के अंदर 1996 में, ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर मसला कश्मीर पर, जिसकी वजह से वो प्रपोजल गिर गया था। इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी की मीटिंग में ईरान ने हमारा सपोर्ट किया है। ईरान ने हमको तेल दिया है जब दुनिया ने हमारे ऊपर, इसी अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एटॉमिक जो हमने परीक्षण किया था उसके बाद हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया था, तो ईरान ने हमको उधार तेल दिया था। और भी मैं आपको 50 चीजें गिना सकता हूं इतिहास से। ऐसे मुल्क के सुप्रीम लीडर का मर्डर हो जाता है। आप मत कीजिए ईरान का सपोर्ट, लेकिन इतनी उम्मीद की जा रही थी कि आप कहेंगे कि हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कुछ मत कहिए, कोई पॉलिटिकल बयान न दीजिए, लेकिन कम से कम इतना कहिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर को जिस तरह से मारा गया, या ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं रहे, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह 2 लाइन की बात, केवल खराज अकीदत अगर आपने वहां पे लिख दिया होता तो भी काफी होता, लेकिन आपने
नहीं दी श्रद्धांजलि। यही नहीं, मीनाम में बच्चियां मारी गईं। पूरे यूरोप में तहलका मच गया। अमेरिका से सवाल पूछा गया, ग्लोबल साउथ में तहलका मच गया कि कैसे 150 बच्चियों को आप मार सकते हैं जंग की शुरुआत में। और अब तो इस बात के सबूत हैं कि अमेरिका जानता था वहां पर स्कूल है, उसके बावजूद बम गिराया गया। अब अमेरिका ने गिराया, इजराइल ने गिराया, ये आपस में फैसला कर लें, लेकिन उस पर भी भारत सरकार का कोई बयान नहीं आता है। उस पर भी खामोशी मेंटेन की जाती है। कई दिनों के बाद यही मिनिस्टर जिनको भेजा जा रहा है, जो गृह राज्य मंत्री हैं, ये गए एम्बेसी में और मिल के आए। कई दिनों तक बिल्कुल खामोशी रही, जैसे कि इंतजार किया जा रहा था, ये मान के चला जा रहा था कि ईरान तो हार जाएगा और उसके बाद हम बयान देंगे। लेकिन जब ये क्लियर हो गया कि ईरान हारने नहीं जा रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद जहाजों की दिक्कतें आने वाली हैं, तब ये बात की गई कि उनसे बयान तो नहीं दिया गया, लेकिन भेजा गया कम से कम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इन सब ने आपकी इमेज क्या बनाई? इन सब ने आपकी इमेज ये बनाई कि दुनिया में हिंदुस्तान इकलौता मुल्क है जो इजराइल के साथ इस तरह से खड़ा है। इसके अलावा अमेरिका को छोड़ दीजिए तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इजराइल के साथ इस तरह से खड़ा हो। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इस तरह के मुल्कों ने भी जब साथ छोड़ दिया तब आप साथ थे। असर ईरान से बयान आते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम ने हमारा साथ दिया, हिंदुस्तानी सरकार को लेकर नहीं आते। कई बार ईरान ने ऐसा बयान दिया कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन यहां से कोई बयान नहीं दिया गया। मतलब बार बार ईरान के हाथ बढ़ाने के बावजूद आपने हाथ पीछे रखा। चलिए, मैं अभी मोरालिटी की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं अब आता हूं इकोनॉमी और इंटरनेशनल सिचुएशन पे। जिस समय सारी दुनिया का इक्वेशन बदल रहा है, ईरान, रशिया और चाइना का ट्रायंगल बेहद मजबूत ट्रायंगल की तरह आपके सामने आ रहा है। जिस समय अमेरिका का असर खत्म हो रहा है या कम हो रहा है, जिस समय इजराइल एक पैरिया स्टेट की तरह सामने आ रहा है, कोई जिसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। उसके सबसे पुराने पार्टनर्स भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। अभी इटली के ऊपर ईरान ने आरोप लगाया कि आपने अमेरिका की मदद की थी, तो इटली ने साफ कह दिया कि नहीं, हमने कोई मदद नहीं की थी। रोमानिया तक ने कह दिया कि हमने कोई मदद नहीं की थी। मेलोनी के कई ऐसे बयान हैं जो गजा के बच्चों पर सेंटर्ड हैं और इजराइल की मजम्मत करते हुए हैं, जबकि मेलोनी राइट विंग की हैं और इजराइल की सपोर्टर रही हैं। तो ऐसे टाइम में जब कोई डूबते हुए सूरज के साथ नहीं खड़ा हो रहा है, तो डूबते हुए सूरज के साथ खड़ा होकर आपको क्या मिलेगा? यह मिलेगा कि ब्रिक्स में आप अकेले हो रहे हैं, ब्रिक्स की बाकी कंट्रीज एंटी इजराइल हैं, आप प्रो इजराइल हैं। आप वहां पर कई बार ऐसे प्रपोजल्स को रोकते हैं और अब यह हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया की जगह ब्रिक्स में ईरान को लाया जाए। आई इंडिया का भी है, आई ईरान का भी है। कई सारे ऐसी एनालिसिस मैंने पढ़ी जिसमें कहा गया कि ब्रिक्स में कई मुल्कों का मानना है कि इंडिया को रहने का कोई मतलब नहीं है, इंडिया को उससे बाहर किया जाए और ईरान को लाया जाए। ये कितना खतरनाक होगा, बस सोचिएगा। आप क्वाड में जाके शामिल हो गए थे चाइना के खिलाफ। सारा मामला जो था ताइवान को लेकर था। अमेरिका ताइवान को लेकर चाइना पर प्रेशर बनाना चाहता था। आप क्वाड में जाके शामिल हो गए। आज क्वाड खत्म हो चुका है, क्वाड केवल नाम का है। चाइना और अमेरिका के बीच में अमेरिका भी चाइना के साथ समझौता करना चाहता है और कर रहा है। चाइना एक बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभरा है और अगर देखें तो हर तरह से ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में भी उभरा है। इसका असर आपकी इकोनॉमी पे क्या पड़ रहा है? जाहिर तौर पर आपको जब रशिया से तेल खरीदना हुआ तो रशिया ने मना कर दिया कि हम किसी तरह का कंसेशन नहीं देंगे। कल को ईरान भी मना कर देगा। आप चाबहार को लेकर दोबारा सोच रहे हैं, लेकिन अब ईरान भी तो तय करेगा कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको दोस्त मानना है, किसको दोस्त नहीं मानना है। एक बार इस जंग से बाहर आ जाए और इकोनॉमिक रिकवरी उसकी हो जाए, तेल बेचकर जो उसका फ्रोजन पैसा है वो वापस आ जाए, ये सारा कुछ हो जाए, उसके बाद आपको क्या लगता है वो नहीं सोचेगा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है? जिस पाकिस्तान के साथ ईरान के कभी बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे, रोज खबरें आ रही हैं समझौता हो रहा है, रोज नए समझौते हो रहे हैं जमीन के रास्ते के लिए, समंदर के रास्ते के लिए और बाकी सब के लिए। तो अकेले पड़ने का एक नुकसान यह है कि आपकी इकोनॉमी भी मुश्किल में आ रही है। और सब मिला जुला कर अगर सुशांत सिंह वाला आर्टिकल आप पढ़ें डबल ट्रबल, तो वो यही बताता है कि एक तरफ आपकी इकोनॉमी खतरे में आ रही है, आपका रुपया दुनिया की सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाली करेंसी बना हुआ है, बेरोजगारी आपके यहां बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम के मामले में आप लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। पिछले 15-20 सालों से आपने कोई ऐसी नई इंडस्ट्री नहीं खोली
जो दुनिया भर को कुछ सप्लाई करती हो, जिसके रुकने से दुनिया को कोई असर पड़े। तो एक तरफ अडानी, अंबानी और इजराइल के चक्कर में आपने इकोनॉमी का सत्यानाश किया है, और दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल के चक्कर में आप दुनिया में अकेले लगातार पड़ते जा रहे हैं। अड़ोस पड़ोस सब आपसे दूर होते जा रहे हैं। नेपाल का प्राइम मिनिस्टर चाइना जाता है, पहली यात्रा करता है। बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर चाइना पहली यात्रा करता है। मालदीव का राष्ट्रपति पहली यात्रा आपके यहां नहीं करता है, जबकि परंपरा रही है कि इन कंट्रीज के जो भी नए लीडर चुने जाते थे अपनी पहली विदेश यात्रा इंडिया में करते थे। आप सेशल्स जाकर कछुआ देखिए या कहीं और जाकर पुरस्कार लीजिए। पुरस्कार भी ऐसा जो ना आपके पहले किसी को मिला, ना आपके बाद किसी को मिलेगा। इससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग तो हो रही है, लेकिन देश का क्या भला हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब कहीं नहीं है, क्योंकि पूरा मीडिया केवल और केवल सरकार की तारीफ करने में और उसकी ब्रांडिंग करने में लगा हुआ है। आप सोचिएगा हम कहां फंस गए हैं इजराइल और अमेरिका के चक्कर में। अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो मैं क्या कर लूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।